तान्या जब उस तरफ देखती है तो पाती है कनिक्स उसके बेड पर पैर के ऊपर पैर रखे लेटा हुआ था और उसको ही देख रहा था। तान्या गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? कनिक्स मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है मेरे लिए किसी का एड्रेस निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ, वेद ने कहा था कि तुम चाहे दोनों जो करो, मेरी गर्लफ्रेंड को परेशानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा तुम्हें परेशान करने के लिए सबसे अच्छा तुम्हारा घर और तुम्हारा बेडरूम ही हो सकता है। ठीक कहा ना मैंने? उसकी बात सुनकर तान्या तिलमिलाते हुए कहती है, अभी सिक्योरिटी गार्ड को मैं बुलवाती हूँ, तो पता नहीं कहाँ कहाँ डंडे घुसाकर तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। कनिक्स बेड से उठकर खड़ा होता है और अपने कदम तान्या की तरफ बढ़ाने लगता है। उसे अपने तरफ आता हुआ देखकर तान्या पीछे की ओर होने लगती है, तो कनिक्स जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और एक हाथ को उसके कमर पर रख धीरे से कहता है, ऐसा क्या किया है मैंने जो तुमने मुझसे इतना रूड बिहेव कर रही हो और दूर जाने की कोशिश कर रही हो? क्या हुआ है? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तान्या उसे खुद से दूर करती है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो और ना ही तुम मुझे डिजर्व करते हो। एक बार की बात समझ नहीं आती ना? मैंने कहा है तुमसे दूर रहना, मुझसे और मेरी ज़िंदगी से। मैं तुम्हें अपने सपने में भी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके थप्पड़ मारने से कनिक्स, जो कि पहले से ही गुस्से से कांप रहा था, वह जब यह सुनता है कि वह उसके लायक नहीं है और ना ही वह उसे डिजर्व करता है और तान्या उसे अपने सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तब वह उसके जबड़े को कस के पकड़कर पूरी तरीके से अपने आप में सटा देता है और उसके होठों के खिलाफ जाकर उससे कहता है, 3 साल पहले मेरे साथ रहने पर तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे लायक हूँ कि नहीं, और अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। क्यों? तुमने जो थप्पड़ मारा है ना, उसका भुगतान तुम खुद करोगी। अगर तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारे मारे गए थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें ऐसे देता कि तुम जिंदगी भर याद रखती। कभी अपना सिर ऊपर करके मुझसे बात करने के लायक नहीं होती, समझी? और एक बात, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में डिजर्व भी करता हूँ और तुमसे प्यार भी करता हूँ। तान्या, जो कि उसे इतने गुस्से में देखकर थोड़ा सा डरती है, और फिर कहती है, जहाँ तक बात है तुमसे प्यार करने की, तो तुम्हें प्यार नहीं करती मैं। मेरी फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करी, और अगर मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेती तो तुम्हारी माँ मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कनिक्स जब तान्या के मुंह से अपनी माँ का जिक्र सुनता है, तब वह उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, सच सच जवाब देना। 3 साल पहले माँ ने ही तुम्हें मुझसे दूर जाने के लिए कहा था ना? झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तान्या अपनी नज़रें नीची कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। जाओ यहाँ से, जाकर खुद अपनी माँ से पूछ लो, मुझसे मत पूछो। कनिक्स उसके चेहरे के ऊपर करता है और धीरे से उसके होठों पर किस कर लेता है। तान्या, जो अब महसूस होता है
तब वह कनिष्क को खुद से अपने से दूर ढकेल कर कहती है, क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? कहा ना तुमसे नहीं है प्यार, दूर रहो मुझसे। कनिष्क उसे देख कर कहता है, तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। अब मैं भी तभी तुम्हारे पास आऊँगा जब मुझे पूरी बात पता चलेगी। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरी माँ तुम्हें एक्सेप्ट करेगी और अगर नहीं करेगी तब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। और हाँ, अगर कोई तीसरा हम दोनों के बीच आने की कोशिश करेगा ना, तो अपनी जान से जाएगा। इसलिए गलती से भी किसी तीसरे की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखने की कोशिश मत करना। कहकर वह उसके माथे पर किस करता है और फिर उसके गाल पर किस करके खिड़की से बाहर कूद जाता है। उसे खिड़की से कूदता हुआ देखकर तान्या जल्दी से कहती है और देखती है। कनिष्क ने आराम से लैंडिंग कर ली थी और अपने पैर और घुटनों को झाड़ते हुए मुड़कर खिड़की की तरफ देखता है और तान्या को देखकर मुस्कुराकर एक फ्लाइंग किस और आंख मार के वहां से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर तान्या एक गहरी सांस लेती है और नम आँखों के साथ कहती है, चले क्यों नहीं जाती मेरी ज़िंदगी से? अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है तो पता नहीं वह क्या करेंगी। मैं अपने प्यार के खातिर अपने परिवार वालों को दुख में नहीं देख सकती, क्योंकि उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मुझे माफ़ कर देना कनिष्क, बट आई लव यू। लेकिन हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। कहते हुए वह अपने आंसू पोंछती है और खिड़की को बंद करके स्टडी टेबल पर जाकर डायरी लिखने लगती है। वहीं हाईवे पर उज्जवल मस्त मौला होकर हाईवे पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और साथ में गाना चलाते हुए गुनगुना भी रहा था, एक तू ही इग्नोर करती, बाकी कुड़ियाँ मुझ में मरती। उज्जवल अभी मस्त मौला बन के गाना गाते हुए जा रहा था कि वह हाईवे पर देखता है एक लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहन के लगी थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वह लिफ्ट मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही थी। उज्जवल उस तरफ देखता है और पहले सोचता है कि लिफ्ट दिया जाए कि नहीं। उसके बाद जब वह उस लड़की का चेहरा देखता है तब उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह तुरंत अपनी गाड़ी ले जाकर उसके सामने खड़ा दे। वह लड़की किसी गाड़ी को लिफ्ट के लिए खड़ा होता हुआ देखती है, तब वह सामने जाकर कहती है, सर क्या आप मुझे आगे तक ड्रॉप कर सकते हैं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उज्जवल मिरर नीचे करता है और जब वह लड़की उज्जवल को देखती है तो कहती है, तुम नहीं चाहिए मुझे लिफ्ट, जा सकते हो तुम। छड़कते नखरे तू मान जा, मेरी बेबी तू बन जा। उज्जवल उसकी तरफ देखकर अपने गाने की लाइन को दोहराता है तो वह लड़की उसे घूरने लगती है। उज्जवल कहता है, अब बस करो काम्या, मैंने आज तक तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की और वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, चिंता मत करो। काम्या कहती है, इसी डर से तो तुम्हारे साथ लिफ्ट नहीं ले रही हूँ, क्या पता आधे रास्ते में कुछ ऊट पटांग हरकतें कर दो। तो वैसे भी तुम काफ़ी चर्चा में रहते हो लड़कियों के मामले में। उज्जवल मन में कहता है कि हमें इतना हरामी हूँ। वाह। इसके बाद काम्या की तरफ देख कर कहता है, तुम्हारे साथ तो मैंने आज तक कोई भी बदतमीजी नहीं की ना, तो इस पर टेम्परेट
है, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो पीछे देख सकती हो। उसकी बात सुनकर काम्या पीछे देखती है तो काफ़ी लड़के जीप में बैठ कर आ रहे थे। यह देखकर वह जल्दी से उज्जवल की गाड़ी का डोर खोलती है और गुस्से से कहती है, चलो। उज्जवल उसकी तरफ देखता है। गाड़ी में फिर उसे रिलैक्स बजती है। उज्जवल अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंस रहा था, क्योंकि गाने के लिरिक्स काफ़ी हद तक उसके माइंड के साथ कम्युनिकेशन थे। और वहीं काम्या गाने को सुनकर चिढ़ रही थी। वह गुस्से से कहती है, क्या तुम अपने इस भोंपों को बंद नहीं कर सकते हो? उज्जवल उसकी तरफ देख कर कहता है, यह मेरी कार है और मेरा जो भी मन करेगा वह करूँगा। अचानक वह ब्रेक मारता है। काव्या गुस्से से कहती है, अब क्या दिमाग के साथ साथ आँख भी तुम्हारा चंदे में चला गया है? ऊपर से यह सुनसान रास्ता, मुझे तुमसे लिफ्ट लेनी ही नहीं चाहिए थी और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। जब काम्या के सब्र का बांध टूट जाता है तब वह गुस्से से उस म्यूजिक सिस्टम को बंद कर देती है। उसके बाद उज्जवल की तरफ देख कर कहती है, अब तुम कुछ बोलोगे कि यह गाड़ी क्यों रोकी है तुमने? उज्जवल, जो कि गाड़ी को ऑन करने की कोशिश कर रहा था, वह कहता है, अरे 2 मिनट रुकोगी? कोई मैकेनिक नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है इस गाड़ी को। कहकर वो फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वह गाड़ी से बाहर उतरता है तो देखता है पानी और पेट्रोल दोनों ही ख़त्म हो गए। वह गुस्से से गाड़ी के टायर को लात मारते हुए कहता है, दूसरी गाड़ी मंगवानी होगी। तभी मौसम बदलता हुआ नजर आता है। उज्जवल एक आह भरता है और कहता है, मौसम भी खराब हो रहा है, जल्द से जल्द हमें कोई दूसरी गाड़ी देखना होगा, वरना हम यहीं पर फंस जाएंगे। काम्या भी गाड़ी से बाहर आती है और कहती है, तुम्हारे साथ मुझे लिफ्ट लेने ही नहीं चाहिए थी। तुम सच में किसी काम के नहीं हो। एक तो इस खराब खटरा गाड़ी को लेकर घूम रहे हो, ऊपर से यह सुनसान जगह, मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर उज्जवल भी गुस्से से कहता है, एक बात, मेरी गाड़ी कोई खटारा नहीं है। ये दिल्ली की मोस्ट वीआईपी कार में से एक है, जो सिर्फ 3 लोगों के पास है, समझी? और इसे खटारा कहने की गलती से भी मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काम्या भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वह भी भड़क कर कहती है, अगर इतना ही बड़ा तुम्हारा कार अच्छा है तो भला बीच रास्ते में क्यों रुक गया? उज्जवल कहता है, जैसे तुम्हारी खटारी बीच रास्ते में तुम्हें धोखा दे गई, वैसे ही मुझे भी ये धोखा दे गई, समझी? अब ज़्यादा बक बक करोगी ना तो जंगल में छोड़कर आ जाऊंगा। फिर कबड्डी खेलते रहना जंगल में जानवरों के साथ। इसलिए चुपचाप रहो, मैं दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम करता हूँ, यहीं पर खड़ी रहना। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है तो काम्या भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाने लगती है। उज्जवल कहता है, अब क्या दिक्कत है तुम्हारी? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? काम्या कहती है, मुझे छोड़कर भाग गए तो? उज्जवल उसे ऐसे देखता है जैसे वो किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो और कहता है, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी कार है, इसीलिए उसे तो छोड़कर नहीं जाऊंगा। चुपचाप जाकर कार में बैठो, कहीं से पानी और पेट्रोल का इंतज़ाम करके आता हूँ। कहकर वो जाने लगता है।
कि बादल जोर से कड़कती है और उसके साथ बारिश होना शुरू हो जाती है। उज्ज्वल काम्या की तरफ देखता है, जो कि उसे ही देख रही थी। उज्ज्वल का दिल धक से रह जाता है और वह अपने ख्यालों को झटक कर कहता है, गाड़ी में बैठो, गीली हो रही हो। यह कहकर वह जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में उसे बैठा देता है और दूसरी तरफ से आकर खुद भी बैठ जाता है। वह दोनों हल्का हल्का सा गीला हो चुके थे। काम्या जल्दी से पानी को अपने आप से साफ करती है तो उज्ज्वल बैक सीट पर रखा हुआ टॉवल को निकाल कर उसे देते हुए कहता है, यह लो, साफ कर लो। काम्या उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम सच में इतने अच्छे हो या फिर तुम मेरे सामने बनने की कोशिश कर रहे हो? उज्ज्वल कहता है, जैसी तुम्हारी सोच वैसी सोचती रहो, मुझे तुम्हारी सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, मदद कर रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें ठंड लग जाएगी इसलिए टॉवल दे रहा हूँ, नहीं लेना है तो मत लो। यह कहकर वह वापस पीछे रखने लगता है तो काम्या कहती है, नहीं मुझे चाहिए। उज्ज्वल उसे टॉवल दे देता है। काम्या अपने आप को साफ करती है, लेकिन कुछ समय पहले उसकी गाड़ी का टेम्परेचर काफ़ी कम होने के कारण उसमें काफ़ी ठंडक थी, जिस कारण उन दोनों को थोड़ा सा ठंडी लगने लगती है। उज्ज्वल काम्या की तरफ देखता है, जिसे ठंड लग रहे थे। वह जैकेट निकाल कर उसे देते हुए कहता है, इसे पहन लो। काम्या जैकेट को ले लेती है। उसके बाद गाड़ी में शमशान की तरह शांति पसरी हुई थी। दोनों ही क्या बात करें समझ ही नहीं आ रहा था। तो माहौल को नॉर्मल करने के लिए उज्ज्वल म्यूजिक ऑन कर देता है। वो लम्हे, वो बातें, कोई ना जाने कैसी रातें, बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। उस गाने को सुनते ही उज्ज्वल अपनी तिरछी नजरें करके काम्या की तरफ देखता है, जो कि गाड़ी से बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद काम्या कहती है, मुझे प्यास लगी है, पानी है? उज्ज्वल कहता है, बाहर पानी गिर रहा है, हाथ फैलाकर पी लो। उसकी बात सुनकर काम्या उसे घूर कर देखती तो उज्ज्वल कहता है, वाइन है मेरे पास, पानी नहीं है। काम्या उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम अपने गाड़ी में दारू लेकर घूमते हो? उज्ज्वल कहता है, हमेशा नहीं रहता, आज तो घर लेकर जा रहा था इसलिए था, पीना है तो बता। काम्या कहती है, दो। उज्ज्वल उसे वाइन और बियर दोनों का बॉटल निकाल कर दे देता है। काम्या पहले वाइन को धीरे धीरे पी रही थी। उज्ज्वल बियर को पकड़कर पीने लगता है। काम्या कहती है, तुम्हारी अब तक कितनी गर्लफ्रेंड हैं? उज्ज्वल वाइन को पीते हुए कहता है, पता नहीं, मैंने अभी तक गिना नहीं है कभी। उसकी बातों को सुनकर काम्या उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें याद नहीं कितनी गर्लफ्रेंड थी? मतलब बहुत सारी थी? उज्ज्वल कहता है, गर्लफ्रेंड तो लगभग 15 से 20, लेकिन वन नाइट स्टैंड इससे भी 2 गुनी थी। काम्या उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, मतलब तुम्हारा बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था? छी, कितने गंदे हो तुम। उज्ज्वल उसके मुंह बनाने को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, और तुम अभी उसी गंदे लड़के के साथ हो, संभल कर रहना। मुझसे वह क्या है ना, मैं कभी किसी लड़की के पास नहीं जाता, लड़कियां खुद ही मेरे पास आ जाती हैं। काम्या कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने ऊपर
काफ़ी अच्छा कंट्रोल करना आता है। उसकी बात सुनकर उज्ज्वल मुस्कुराता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। दोनों वैसे की वैसे बैठे हुए वाइन और बियर पीने लगते हैं। अगली सुबह हेल मैंशन। ऑनी की नींद खुलती है, तब वह देखती है वेद उसके साथ नहीं था। वह इधर से उधर देखने लगती है कि टेला अपने हाथों में चाय और ब्रेकफास्ट लेकर आती है। यह देख कर ऑनी कहती है, हम लोग तो डाइनिंग टेबल में खाते हैं ना, तो आज मेरे कमरे में क्यों? टेला ऑनी को देख कर कहती है, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, और तुमने क्या मस्त कांड किया है, जिस कारण बॉस ने तुमको रूम में ही रहने के लिए कहा है और अपन तुमको अच्छे से समझा देती है। ज़्यादा इधर से उधर करने की कोशिश की तो देख लेना, बांध के रख दूंगी कमरे में, फिर जहाँ जाना है उधर जाते रहना। अपन पूरा परेशान होकर रह गई थी तेरे कारण। ऊपर से यह साला बॉस, जब से इसको पता चला था कि तू पता नहीं कहाँ चली गई है, तब से मेरे दिमाग का किच किच करके रखा था। पता नहीं बड़े बॉस ने क्या खाकर इनको पैदा किया है। साला अपने आप को बड़ा साड़ा समझता है। ऑनी उसकी बातों को सुनकर हंसते हुए कहती है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही मस्त मौला रहती हो? वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिखता कैसा है? तुम खाली कहती हो कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैंने आज तक उसे देखा नहीं है। टेला अपने बालों को झटकाते हुए कहती है, अपन का बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है कि तू अपने वाले को भूल जाएगी। ऑनी कहती है, क्या सच में? तो दिखाओ जरा, कैसा दिखता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मिलवा कभी, लेकर आओ उसे यहाँ। टेला कहती है, वह तो इधर ही है रहता है, तुम देखी नहीं? ये तुम्हारी गलती है, अपन कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपन को तुम सिर्फ चाय नाश्ता के लिए बुलाया था। अगर ज़्यादा देर तक रुकी तो शायद अपन को बॉस नौकरी से निकाल देगा, इसलिए चलता है। ऑनी उसे रोकते हुए कहती है, अरे बताओ तो ज़रा, वेद कहाँ है? वेद वॉशरूम से निकलते हुए कहता है, मैं यहाँ हूँ। उसके बाद पीली आँखों से टेला को घूरते हुए कहता है, काफ़ी अच्छी तरीके से तारीफ कर लेती हो तुम मेरी। लगता है तुम्हें बोनस नहीं चाहिए, या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं फिर से बैकयार्ड में भेज दूँ? टेला उसकी तरफ देखकर घूरते हुए कहती है, तेरे को जो करना है अपन के साथ कर। अपन के बॉयफ्रेंड को हमेशा बीच में मत लाया कर, वरना बड़े साहब से तेरा कंप्लेन कर दूंगी। बड़ा चमगादड़ कहीं का। बड़बड़ाते हुए टेला वहाँ से चले जाती है। ऑनी पेट को पकड़कर बहुत जोर से हंस, जिसे देखकर वेद उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या बात है, तुम्हें उसकी बात सुनकर बहुत ही हंसी आ रही है, अब जरा हंस के दिखाओ तो। ऑनी उसे कुशन उठाकर फेंक कर मारते हुए कहती है, देखो वेद, तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते, मेरी तबीयत अभी खराब है। वेद कुशन को कैच करके कहता है, तुम मेरे ऊपर हंस सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें परेशान भी नहीं कर सकता। यहाँ कहाँ से बात हुई गर्लफ्रेंड? ऑनी जब वेद के मुंह से गर्लफ्रेंड सुनती है, तब वह उसकी तरफ देख कर कहती है, क्या बात है? पहली बार वेदांत सिंह राठौर के मुंह से मैंने अपने लिए यह बात सुनी है। कहीं सच में आप मुझसे दिल लगी तो नहीं कर बैठे? वेद उसे गले लगाते हुए कहता है, जुनूनी प्यार किया है मैंने तुमसे, और दूसरी बात जहाँ एक तक बात है दिल लगेगी, वह तो मैंने तुमसे पहले ही कर ली थी। खैर यह सब छोड़ो,
मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। आनी उसकी तरफ देखती है तो वेद कहता है, तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? आनी उसकी बात सुनकर कहती है, वैसे आज तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल कैसे आया कि मुझे कैसे लड़के पसंद हैं? वरना जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो किसी के पसंद या नापसंद से कोई मतलब होता ही नहीं है। वेद उसकी तरफ घूर के देखता है, जैसे वार्निंग दे रहा हो, जितना पूछा है उतना ही बताओ ना।